Hello viewers, my name is भावना माथुर, lecturer electronics from GWPC अजमेर। आज मैं आपको EL 204 की यूनिट नंबर 1 सेमीकंडक्टर एंड पीएन जंक्शन का लेक्चर सेकंड ले रही हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगी कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो सेमीकंडक्टर की जैसे हमने पिछले लेक्चर में डेफिनेशन देखी थी कि सेमीकंडक्टर वो पदार्थ हैं जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं और जैसे जैसे इनका टेम्परेचर बढ़ता है ये सुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो इनका बिहेवियर इंसुलेटर की तरह होगा और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। तो हम कहते हैं कि जो सेमीकंडक्टर हैं, सेमीकंडक्टर की जो रजिस्टिविटी होती है वो कंडक्टर व इंसुलेटर के बीच में होती है। मतलब इनकी जो रजिस्टिविटी है वो कंडक्टर से तो ज़्यादा होती है लेकिन इंसुलेटर से कम होती है। हम सेमीकंडक्टर के अगर एग्जांपल देखें तो सेमीकंडक्टर के मुख्य एग्जांपल है सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम एक्सेट्रा। अब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। सेमीकंडक्टर की पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि इनकी रजिस्टिविटी जो है वो इंसुलेटर से तो क्या होती है, कम होती है, लेकिन कंडक्टर से ज़्यादा होती है। पहला पॉइंट है इनकी रजिस्टिविटी इंसुलेटर से तो कम लेकिन कंडक्टर से क्या होती है, ज़्यादा होती है। सेकेंड पॉइंट है इनका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट से क्या मतलब है कि हमने देखा जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और इसमें करंट फ्लो नहीं होती, यानी उस समय ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। जैसे जैसे सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं इनका रेजिस्टेंस कम होता है और इनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, यानी इसमें करंट का फ्लो बढ़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ने पर इनका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि इनका क्या है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। तो यहाँ हमें एक चीज़ क्लियर होती है कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट से क्या मतलब है कि अगर इनका टेम्परेचर बढ़ा तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। एंड वाइस वर्सा मीन्स अगर टेम्परेचर इनका कम होगा तो इनका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये हमारे सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ होती है। तो अब उल्टा नेचर है कि टी बढ़ रहा है तो आर कम हो रहा है और टी कम हो रहा है तो आर बढ़ रहा है। तो ये चीज़ कहलाती है एनटीसी, यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये सेकेंड प्रॉपर्टी है सेमीकंडक्टर की। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि जब सेमीकंडक्टर में हम थोड़ी सी मेटेलिक इम्प्योरिटी मिलाई जाती है तो इनका करंट कंडक्शन का गुण परिवर्तित होता है। मीन्स सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज़ मिलाने पर इनका कंडक्शन लेवल चेंज होता है। ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है। तो अभी हमने देखा कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है। अब हम समझेंगे बॉन्ड्स इन सेमीकंडक्टर। अब हम ये जानते हैं कि हर एटम की ये टेंडेंसी होती है कि वो अपना लास्ट ऑर्बिट पूरी तरह से फिल करे या उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स को भरे। इसके लिए एटम या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं या इलेक्ट्रॉन देते हैं, ताकि उनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट पूरी तरह से फिल हो जाए या उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाए। इसके लिए बॉन्ड्स बनते हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर में ना तो इलेक्ट्रॉन दिया जाता है ना इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, बल्कि सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, यानी सेमीकंडक्टर में कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। सेमीकंडक्टर में बॉन्ड्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनते हैं और इन बॉन्ड्स को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। यानी इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है और जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मीन्स किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और शेयरिंग हमेशा किसकी होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। बाह्य कक्ष के इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, उससे कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। जब कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं तो हर एटम इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है और उन इलेक्ट्रॉन पे हर एटम का बराबर मात्रा में अधिकार होता है। यानी इसमें क्या की जाती है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स पर दोनों एटम्स का बराबर अधिकार होता है। अब इनको हम बॉन्ड को समझेंगे अभी इसके। जैसे अभी एक उदाहरण लेते हैं हम जर्मेनियम। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 32 है। यानी 32 का मतलब क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी 32 है और प्रोटॉन्स की संख्या भी क्या है, 32 है। हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं, पहले हमने पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर में बोर का एटॉमिक मॉडल। तो हमने ये देखा था कि प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। तो किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ये किस हिसाब से डिसाइड होता है, 2n² के फॉर्मूले से ये चीज़ डिसाइड होती है कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने रहेंगे, सेकेंड ऑर्बिट में कितने रहेंगे। n यहाँ पे है ऑर्बिट की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्बिट।
अगर हम n की वैल्यू 1 रखें, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में कितने रहेंगे, तो हम यहाँ रखें 2n² में n की वैल्यू 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इसी तरह से सेकेंड ऑर्बिट के लिए अगर हम निकालें तो सेकेंड ऑर्बिट में n की वैल्यू क्या रखेंगे, हम 2 रखेंगे। तो अगर 2n² फॉर्मूले में 2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी सेकेंड ऑर्बिट में क्या रहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से थर्ड ऑर्बिट में कितने आ सकते हैं, 2n² के हिसाब से n की जगह 3 रखा। n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, मतलब किस ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं। अगर थर्ड ऑर्बिट में रखें तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो अब हमारा जर्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 32 है। तो देखिए 2 फर्स्ट ऑर्बिट में आ गए, 8 सेकेंड में आ गए और 18 थर्ड में आ गए, तो ये हो गए 28। अब 32 में से 28 गए तो कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन बचे। तो इसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। और ये क्या होता है, बाह्यतम ऑर्बिट होता है, जिसे हम वैलेंस ऑर्बिट भी कहते हैं। और इसमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब जर्मेनियम की ये टेंडेंसी होती है, जर्मेनियम या कोई भी एटम हो उसकी टेंडेंसी क्या होती है कि वो बाह्य ऑर्बिट अपना या तो फुल करे या उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स भरे। इसके लिए जर्मेनियम क्या करता है, 4 अन्य जर्मेनियम एटम से इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। अब 4 एटम से इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और जो नेबरिंग एटम्स हैं, जो पड़ोसी एटम है, वो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सेंटर वाले जर्मेनियम एटम से शेयर करते हैं। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सेंटर वाले जर्मेनियम एटम से शेयर करते हैं। इससे सेंटर वाले एटम के लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इस प्रकार सेंट्रल एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब जैसे ये दिखाया गया, इसमें ये जर्मेनियम का क्या है, जर्मेनियम एटम है सेंटर वाला, इसके बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसको स्टेबल होने के लिए क्या करता है, इसको 4 और चाहिए ताकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ये हमने जर्मेनियम का न्यूक्लियस दिखाया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिट नहीं दिखाया है, सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट दिखाया है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा किसके बीच में बनता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स के बीच। तो ये जो जर्मेनियम है सेंटर वाला, ये 4 जर्मेनियम के एटम से क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। एक ये अपना देता है, एक इस वाले जर्मेनियम एटम से लेता है, एक ये अपना देगा, फिर एक इस जर्मेनियम से लेगा, एक यहाँ अपना दे रहा है, एक इस जर्मेनियम से ले रहा है, एक इसका खुद का इलेक्ट्रॉन है और एक इससे ले रहा है। तो इस तरह से ये शेयरिंग करके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सेंटर वाले के बीच में, सेंटर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हो गए, यानी इसने अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीट कर लिया और इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। इसी तरह से जैसे ये जर्मेनियम एटम है, ये भी ऊपर एक जर्मेनियम एटम से शेयर करेगा, इधर एक जर्मेनियम से करेगा, एक इधर जर्मेनियम से करेगा और एक इसके साथ कर ही चुका है। तो इस तरीके से ये एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। अब हम जानते हैं कि जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये जो सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं, ये क्रिस्टल फॉर्म करते हैं। अब क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल वो सब्सटेंस है जिसमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स ऑर्डरली पैटर्न में अरेंज होते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स का एक ऑर्डर होता है पर्टिकुलर, उसमें अरेंज होते हैं, उन्हें क्रिस्टल कहते हैं। जैसे अभी अपन ने ऊपर वाले डायग्राम में देखा कि जो जर्मेनियम है वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्या करता है, 4 जर्मेनियम के एटम के साथ शेयर करता है। ऐसा नहीं करता कि एक जर्मेनियम और ले लिया और उसके चारों के साथ अपने चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करे। एक ऑर्डर होता है, मतलब सेंटर वाला जर्मेनियम 4 के साथ अपनी शेयरिंग करता है, 4 जर्मेनियम एटम के साथ। तो एक क्रिस्टल, ये क्या कहलाता है, क्रिस्टल कहलाता है। तो क्रिस्टल वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स ऑर्डरली पैटर्न में अरेंज होते हैं। सेमीकंडक्टर की भी क्रिस्टलीय संरचना होती है, मतलब ये भी क्रिस्टल की तरह ही फॉर्म में आते हैं। जर्मेनियम का ऊपर दिखाया गया स्ट्रक्चर बार बार अगर रिपीट होता है तो वो क्या फॉर्म करता है, एक क्रिस्टल फॉर्म करता है। सिलिकॉन का भी इसी प्रकार का स्ट्रक्चर होता है और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 14 होता है। जर्मेनियम का ये क्रिस्टलीय संरचना, अब जर्मेनियम का वही डायग्राम दिखाया गया हमने कि जर्मेनियम के ये हमने 4 आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स दिखाए, ये 4 हैं। अब जर्मेनियम की क्या टेंडेंसी होती है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट को 8 ऑक्टेट पूरा करे, 8 फिल करे। तो ये सेंटर वाला जर्मेनियम एटम है, ये 4 जर्मेनियम एटम से शेयरिंग करता है, एक इससे करेगा, एक इससे, एक इससे और एक इससे। तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर करे, इन पे इन दोनों जर्मेनियम एटम का अधिकार होता है। और हम देख रहे हैं कि ये वाला जर्मेनियम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये भी जर्मेनियम 1 शेयर कर रहा है अपना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है
उसके लिए क्या ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन ना तो लॉस होता है ना गेन होता है, बट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है और दोनों एटम बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और उसमें दोनों का बराबर अधिकार होता है। तो इस तरीके से ये बॉन्ड शो किया है। ये दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं, एक इस जर्मेनियम का और एक इस जर्मेनियम एटम का है, और इन दोनों जर्मेनियम एटम का इक्वल अधिकार होगा। तो इस तरह से इनकी क्रिस्टलीय संरचना बनती है जर्मेनियम की। अब जर्मेनियम का अगर हम बोर एटॉमिक मॉडल्स के हिसाब से देखें कि किस तरह से जर्मेनियम में होता है, तो हम जानते हैं कि जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 होता है। तो +32 लिखने का मतलब ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में हम जानते हैं क्या रहते हैं, प्रोटॉन्स रहते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। प्रोटॉन की संख्या भी इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर जर्मेनियम में 32 हैं तो प्रोटॉन्स भी इसमें क्या है, 32 है। तो ये तो हमने शो कर दिया न्यूक्लियस। फिर हमने अभी देखा था कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 रहते हैं, तो हमने फर्स्ट ऑर्बिट में 2 शो कर दिए। ये सेकेंड ऑर्बिट है, इसमें 8 रह सकते हैं, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। थर्ड ऑर्बिट में कितने रहते हैं, 18 रहते हैं, तो थर्ड में हमने 18 शो कर दिए इसके। और जो फोर्थ ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट में आउटरमोस्ट ऑर्बिट में केवल 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। जैसे 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। ये आउटरमोस्ट ऑर्बिट है, इसे हम क्या कहते हैं, वैलेंस ऑर्बिट भी कहते हैं। तो शेयरिंग आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होती है। अब जैसे अभी हमने जर्मेनियम का क्रिस्टलीय संरचना देखी, उसके अपन ने ये देखा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहते हैं, उसी तरह अगर हम सिलिकॉन का भी बनाएं तो हम जानते हैं कि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 14 होता है। तो 14 से कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में 2n² के हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकेंड ऑर्बिट में 8 रह सकते हैं। तो कितने, 14 में से 2 फर्स्ट में हो गए, 8 सेकेंड ऑर्बिट में हो गए, तो थर्ड यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इसका टोटल एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14 होता है। तो थर्ड ऑर्बिट की भी क्या टेंडेंसी होगी, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, इसकी भी क्या टेंडेंसी होती है कि अपने ऑर्बिट को पूरा फिल करे। तो अब सिलिकॉन भी करेगा, 4 सिलिकॉन एटम के साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा और एक क्रिस्टलीय संरचना बनाएगा। जैसा कि हम ये इस डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें जैसे सेंटर वाला सिलिकॉन एटम है, ये अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक ये सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, ये सिलिकॉन दूसरे से शेयरिंग कर रहा है, ये तीसरे से कर रहा है और ये चौथे से, यानी 4 सिलिकॉन एटम से ये शेयरिंग करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है सेंटर वाला सिलिकॉन। सिमिलरली ये वाला सिलिकॉन भी इधर भी रिएक्ट करेगा, इधर भी सिलिकॉन एटम से करेगा, इधर भी करेगा, और इधर तो ये कर ही रहा है सेंटर वाले सिलिकॉन से। तो ऐसे हर की टेंडेंसी रहती है कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। अब ये जो पैटर्न है ये बार बार रिपीट होता है, इसलिए हम कहते हैं सेमीकंडक्टर क्या फॉर्म करता है, क्रिस्टल फॉर्म करता है। क्रिस्टल में क्या होता है, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट एटम्स का वो बार बार रिपीट होता है। तो इस तरह से जर्मेनियम और सिलिकॉन एक क्रिस्टल फॉर्म करते हैं। अब हम देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। जनरल वे में तो हमने ये देख लिया कि सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ताप बढ़ने पर इनका रेजिस्टेंस कम होता है और इनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ साथ क्या होती है, चेंज होती है। जब एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर है, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये कैसे बिहेव करते हैं, इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, और जैसे जैसे इनका टेम्परेचर बढ़ता है ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो 0 डिग्री टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर एटम के इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बंधे होते हैं, न्यूक्लियस से टाइटली बंधे होते हैं। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स तो किससे बंधे हुए हैं, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन किससे बंधे हुए होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से, क्योंकि सेमीकंडक्टर का जो क्रिस्टल है उनमें कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, अभी हमने देखा। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बांधे रखता है, और जो अंदर वाले ऑर्बिट्स हैं वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से अंदर वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स बंधे रहते हैं। तो इनमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एनर्जी बैंड के आधार पर देखें तो वैलेंस बैंड तो इनके भरे होते हैं, लेकिन फॉरबिडन एनर्जी गैप ज़्यादा होने पर कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर्स में एनर्जी बैंड डायग्राम के बारे में मैंने आपको बताया था, कंडक्टर के बारे में, इंसुलेटर के बारे में और सेमीकंडक्टर में। तो हम जानते हैं कि जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, अगर वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी बैंड गैप को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में नहीं आते तो करंट फ्लो नहीं होती है। करंट कब फ्लो होती है, जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है और वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर गया है। लेकिन 0 डिग्री पे हम जानते हैं कि फॉरबिडन एनर्जी गैप ज़्यादा होता है, तो कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, अतः करंट फ्लो नहीं होता।
तो इस समय सेमीकंडक्टर कैसे बिहेव करते हैं? इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। अब अगर हम सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएं, एब्सोल्यूट जीरो से अगर ज़्यादा टेम्परेचर रखें तो क्या होगा? जब सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो कुछ कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं और इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पे कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एनर्जी मिलती है और वो बॉन्ड को तोड़कर फ्री हो जाते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड ताप के कारण टूट जाते हैं, टेम्परेचर के कारण टूटते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी को लेकर वैलेंस बैंड से कहाँ जम कर जाते हैं? कंडक्शन बैंड में जम करते हैं और करंट फ्लो होने लगती है। इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जम करते हैं तब वैलेंस बैंड में क्या हो जाता है? होल उत्पन्न हो जाता है। मतलब अगर वैलेंस से इलेक्ट्रॉन निकल कर कंडक्शन बैंड में आ गए तो वो जो जगह बचती है वैलेंस बैंड में उसे हम क्या कहते हैं? होल कहते हैं। तो मैं एक इसका एनर्जी बैंड डायग्राम आपको बता देती हूँ कि अगर हम एनर्जी बैंड डायग्राम बनाएं तो अपने को ये देखा था कि इधर तो हम न्यूक्लियस से डिस्टेंस लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम एनर्जी लेते हैं। अब इसके अंदर फर्स्ट बैंड शो नहीं किया है क्योंकि हमेशा जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स के बीच ही बनता है। तो हमने डायरेक्टली शो किया सेकेंड बैंड, थर्ड बैंड और वैलेंस। वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट। जर्मेनियम में जो फोर्थ होता है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, इसलिए सेकेंड थर्ड लिख दिया। हम चाहें तो यहाँ फर्स्ट सब भी बना सकते हैं। तो जो फोर्थ वाला है वैलेंस बैंड है, उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप कर गए ड्यू टू टेम्परेचर, यहाँ से यहाँ चले गए, तो ये जो खाली जगह बची इसे हम क्या कहते हैं? होल कहते हैं। ये जो होल है ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के ऊपर कंडक्शन बैंड में जंप कर गया। अब अगर हम एनर्जी बैंड डिस्क्रिप्शन अगर सेमीकंडक्टर का देखते हैं तो सेमीकंडक्टर्स में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो बहुत कम होता है। फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो एनर्जी गैप है वो फॉरबिडन एनर्जी गैप कहलाता है। वहाँ कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। तो जब जर्मेनियम की बात करें तो इसके लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और सिलिकॉन के लिए ये होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इतनी एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन्स को तो ये जंप कर जाते हैं वैलेंस टू कंडक्शन बैंड। अगर हम जैसे एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं, ये जर्मेनियम के लिए ऊपर वाला, नीचे वाला सिलिकॉन के लिए भी मैं दिखाऊंगी। तो जर्मेनियम में हम देखते हैं फर्स्ट हमने बैंड शो नहीं किया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और वैलेंस बैंड हो गया और उसके ऊपर कंडक्शन बैंड होते हैं। तो वैलेंस और कंडक्शन में जर्मेनियम में कितना एनर्जी गैप होता है? 0.7 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो शो किया है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं तो यहाँ खाली जगह पे क्या रह जाते हैं? होल्स रह जाते हैं। इसी तरह से अगर हम सिलिकॉन के लिए बनाएं तो सिलिकॉन में हम जानते हैं कि क्या होता है? फर्स्ट ऑर्बिट होता है सिलिकॉन का, एटॉमिक नंबर होता है 14, अभी हमने देखा। तो उसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट। सेकेंड में 8 रहते हैं और रिमेनिंग 4 थर्ड ऑर्बिट में रहते हैं, जिसे हम वैलेंस बैंड या वैलेंस ऑर्बिट कहते हैं। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसका एनर्जी गैप होता है। तो इस तरह से इनका एनर्जी बैंड डायग्राम होता है जर्मेनियम और सिलिकॉन का। अब हम देखेंगे कि सेमीकंडक्टर में जो करंट है वो 2 कारणों से फ्लो होती है। एक तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट होती है और एक होल्स के कारण। तो अभी हम देखेंगे होल करंट क्या होती है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो हमें पता है कि करंट फ्लो होती है, लेकिन होल्स के कारण किस तरह से होल कैसे मूव करते हैं, करंट कैसे फ्लो होती है, वो हम देखते हैं। रूम टेम्परेचर पे हम देखते हैं कि सेमीकंडक्टर के कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं। रूम टेम्परेचर नॉर्मली 25 डिग्री सेंटीग्रेड हम मानते हैं। तो टेम्परेचर 0 से ज़्यादा हो गया और 0 से टेम्परेचर ज़्यादा होने पे क्या होता है? सेमीकंडक्टर के कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं और उनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो रूम टेम्परेचर पे हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक टर्मिनल को पॉजिटिव करें और दूसरे को नेगेटिव करें, तो ये इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के कारण क्या होने लगती है? करंट फ्लो होने लगती है। तो करंट इलेक्ट्रॉन्स के कारण तो फ्री होती है, इस समय दूसरी करंट होल करंट भी सेमीकंडक्टर में प्रवाहित होती है, क्योंकि जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटा और इलेक्ट्रॉन फ्री होकर मूव करा तो जो खाली जगह रह गई वो क्या कहलाती है? होल कहलाती है। तो मूवमेंट केवल इलेक्ट्रॉन्स का ही नहीं होता, मूवमेंट होल का भी होता है। तो उनके कारण जो करंट फ्लो होती है वो कहलाती है होल करंट। तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है तो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तथा खाली जगह रह जाती है, उससे हम क्या कहते हैं? होल कहते हैं। होल पर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे शो करती है? पॉजिटिव चार्ज से। तो होल पर कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो उससे एक होल हमारा क्रिएट होता है।
थर्मल एनर्जी के कारण होल इलेक्ट्रॉन पेयर उत्पन्न होते हैं। किस कारण से उत्पन्न हुआ है होल और इलेक्ट्रॉन? थर्मल एनर्जी के कारण। जब कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है टेम्परेचर के कारण, तो वो बॉन्ड को तोड़ के फ्री हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इससे इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो होने लगती है, और जो होल मूव करेगा उससे होल करंट फ्लो होती है। अब इसको मैं एक डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि होल करंट किस तरीके से फ्लो होती है। जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे सेमीकंडक्टर का एक टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया और दूसरे टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया। अब वोल्टेज लगाए और टेम्परेचर अगर बढ़ा तो सपोज़ करें हम L पॉइंट से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ। इस जगह से अगर इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो यहाँ पे L पॉइंट पे क्या क्रिएट हो गया, एक होल क्रिएट हो गया। अब L पॉइंट से होल क्रिएट हो गया। अब अगर सपोज़ कर लेते हैं अपन, अब ये जो L वाले होल की क्या टेंडेंसी रहती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। तो सपोज़ करें कि M से इलेक्ट्रॉन आया और इस L में गिर गया। L को मतलब L होल था, खाली जगह थी, तो उसको फिल कर दिया इसने। तो अब होल L की जगह का क्रिएट हो गया, M पे क्रिएट हो गया। इसी तरह से आप सपोज़ करें कि N का जो इलेक्ट्रॉन है, N पे जो इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट हुआ टूवर्ड्स M, तो इसने यहाँ जो होल था उसको फिल कर दिया, तो होल अब कहाँ क्रिएट हो गया, N पे। इसी तरह से सपोज़ करें कि P पे जो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स थे वो अट्रैक्ट हुए और उसने N को फिल कर दिया, तो होल कहाँ क्रिएट हो गया, P पे। यानी हम देख रहे हैं L M N P, इस तरीके से होल क्या है, मूव करता जा रहा है। और होल पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसकी टेंडेंसी क्या होती है, ये नेगेटिव टर्मिनल की और अट्रैक्ट होता है, तो इधर इसकी टेंडेंसी होती है मूव करने की। और इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन अपोजिट होता है, इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव टर्मिनल की और अट्रैक्ट होते हैं। तो अभी हमने देखा होल का मूवमेंट होल L M N P पे करा, तो इसके कारण जो करंट फ्लो होती है उसे हम कहते हैं होल करंट कहते हैं। अब अगर हम इसका एनर्जी बैंड डायग्राम देखें तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने वैलेंस बैंड बना दिया और ये कंडक्शन बैंड बना दिया, और इधर अपन ने ले ली एनर्जी और ये ले ली न्यूक्लियस से डिस्टेंस। अब यहाँ हमारा देख रहे हैं कि हमारा होल है L पे। L पे जो होल है, कैसे क्रिएट हुआ होल, जब L पे जो वैलेंस जो कोवेलेंट बॉन्ड था वहाँ का इलेक्ट्रॉन, L वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर गया, वैलेंस से कहाँ जंप कर गया, कंडक्शन बैंड में जंप कर गया, तो L पे क्या रह गई, होल रह गया। L क्या करेगा, अपने पास वाले M एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो M से इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ अट्रैक्ट होगा तो यहाँ फिल हो जाएगा और यहाँ पे M पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। M पे होल क्रिएट हो गया, ये फिर N वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, वो इधर फिल हो जाएगा तो N पे होल क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह से P वाला इधर N पे होगा, तो होल का मूवमेंट तो L M N P की ओर है, जबकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट उल्टा हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। P से N पे जा रहा है, N से M पे जा रहा है, M से L पे, और L से कुछ मूव कर गए वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो इस तरीके से हमने देखा होल करंट कैसे फ्लो होती है और उसका एनर्जी बैंड डायग्राम क्या है। तो आज के लेक्चर में हमने सेमीकंडक्टर के बारे में जानकारी प्राप्त की, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी और उनका क्रिस्टलीय संरचना देखी कि जर्मेनियम और सिलिकॉन की क्रिस्टल स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। थैंक यू।